नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ने पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन किया है। आज एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के टॉप 50 स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। जानेंगे मिड और स्मॉल कैप में इस पैसिव स्ट्रैटेजी के फायदे क्या हैं और एक्टिव फंड के मुकाबले पैसिव स्ट्रैटेजी कितनी अलग है। इस पर चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। उमेश कुमार जैला, हेड ETF सेल्स, मिरे एसेट म्यूचुअल फंड, और हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने। पहले थोड़ा समझना जरूरी है कि आखिरकार पिछले कुछ समय में जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है उसमें क्या कुछ चल रहा था। हेमंत जी, मिड कैप और स्मॉल कैप ये दो ऐसी कैटेगरीज रही हैं जहां पर बेइंतहा निवेश आया, काफी अच्छी परफॉर्मेंस, काफी अच्छी रैली देखी गई इन दोनों कैटेगरीज में। पिछले 1-2 महीने थोड़े हम कह सकते हैं उतने ज्यादा वाइब्रेंट नहीं रहे जितना हमने पिछला साल देखा था, पर फिर भी ओवरऑल जो एक परफॉर्मेंस रहा है इन दोनों ही कैटेगरीज का, किन वजहों से एक रैली देखी गई, प्लस अब आने वाले टाइम में रेस्ट ऑफ द ईयर क्या ये जो मोमेंटम है बरकरार रहने की उम्मीद है? देखिए साथी, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए, जब भी इन्वेस्टर जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहला जो स्टेप होता है उनका, वो डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में लगाएंगे। ऑफकोर्स उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको वो कंसिडर करते हैं, उनका अपना रिस्क प्रोफाइल, कितना समय है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं। उसके बाद जो डिसीजन होता है वो ये होता है कि वो कितना पैसा डिफरेंट सेगमेंट में लगाए, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। और तीनों के अपने अपने अटेंडेंट रिस्क है, तीनों के अपने अपने पोटेंशियल है। ऐसे बहुत सारे समय हमने देखे हैं जब लार्ज कैप ने अच्छा किया, मिड और स्मॉल ने अच्छा नहीं किया। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जिस तरह की बातें या जिस तरह की जो इकोनॉमिक सिनेरियो था, जिस तरह की ग्रोथ थी, जिस तरह की उससे वैल्यूएशन थी दोनों सेगमेंट के अंदर, उसकी वजह से हमने देखा कि इन दोनों जो सेगमेंट है इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, बात हो रही थी कि एक किसी स्टेज पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, जो ऑफकोर्स अभी जो लग रहा है कि थोड़ा डिले हो गया, लेकिन वो कभी ना कभी होना है। ऑफकोर्स ये लेवल पे तो इंटरेस्ट नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी। और उससे पहले अगर हम देखें तो कुछ समय ऐसा भी था, 1.5-2 साल से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स वो मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं कर रहे थे। लार्ज कैप में ज्यादा पैसा आ रहा था या फ्लेक्सी कैप में ज्यादा पैसा आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि अभी के जो इन्वेस्टर्स हैं, ना कि सिर्फ वो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जागरूक भी हैं, वो देखते भी हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। और मेरा ये मानना है कि हालांकि ये दोनों सेगमेंट जो है थोड़े एग्रेसिव है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, बट जिस तरीके से हमारे देश में इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट से, SIP से, तो मुझे लगता है कि, और जैसा हम देख रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और इकोनॉमिक ग्रोथ की जिस तरह से उम्मीद है, इंटरेस्ट रेट कट होंगे, और जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं ग्रोथ हमारे देश में वर्ल्ड वाइड भी जो होने वाली है, तो मुझे लगता है ये दोनों के दोनों सेगमेंट अच्छा करेंगे आगे जाके भी। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि उनमें इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देख ले कि कितना एक्सपोजर उनके पास है, उस पर ध्यान रखें। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप सही मात्रा में तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो मुझे लगता है ये दोनों के दोनों सेगमेंट में इतना पोटेंशियल है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ओवर एंड लॉन्गर पीरियड बढ़ा सकते। ओके, अब उमेश जी के पास आते हैं। उमेश जी, अभी इस टाइम पे मिड कैप स्मॉल कैप को हमने देखा आउट परफॉर्म किया उन्होंने लार्ज कैप को। फिलहाल अभी पोर्टफोलियो में मिड कैप या फिर स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी या सेगमेंट क्यों रखी जाए? सबसे पहले तो थैंक यू स्वाति एंड जी बिजनेस फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो देखिए, मोटे तौर पे अगर हम स्मॉल और मिड कैप की रैली की बात करें, जैसा कि हेमंत ने अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया, तो वो रैली जो आई है वो काफी हद तक कमाई से प्रेरित है, जो इनकम से प्रेरित, जो कि PE की रेटिंग में बदलाव की वजह से आया है। भविष्य में अगर आगे बढ़ते हुए यदि मिड कैप की कमाई जो कि बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आती है, तो इस सेगमेंट में कुछ गैर सुधार देख सकते हैं, यानी कि करेक्शंस हो सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो छोटे छोटे जो करेक्शंस हैं वो हमें मिड और स्मॉल कैप स्पेस में हमें देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बाजार की उम्मीद की अगर वित्त वर्ष 2027 के आधार पे बात करें
तो अगले 3 वर्षों में निफ्टी 50 की जो ईपीएस की वृद्धि जो होनी है वो 7 से 11% के आसपास का सीएजीआर का एक अनुमान है। जबकि मिड कैप का जो एक 150 का जो इंडेक्स है उसकी जो ईपीएस की जो वृद्धि का जो अनुमान है जो बाजार लगा रहा है वो 11 से 13% है, और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का वही अनुमान 14 से 16% के आसपास के सीएजीआर है। तो साफ तौर पे एक चीज तो बड़ी क्लियर है स्वाति की, बाजार जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं उनमें कमाई के बढ़ने की संभावना को नकार नहीं रहा है, और बाजार बहुत हद तक ये मान रहा है कि इनकी कमाई अगले 3 साल में काफी अच्छी आ सकती है। हालांकि जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं मूल्यांकन या वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक स्टेगर मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई निवेशक निवेश करेगा तो आई थिंक मिड और स्मॉल कैप जो स्पेस है या ये जो निवेश करने का जो एक ऑप्शन है वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। जैसा कि अब स्मॉल कैप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्मॉल कैप में काफी ऐसी कंपनियां हैं जिनका बहुत छोटी हैं बिजनेस में, बट जो उनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है। कुछ कंपनीज बहुत ही कमाल की हैं जिनका भविष्य को देखते हुए उनसे काफी अच्छे रिजल्ट्स की या काफी अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। तो इस तरीके की कंपनीज अगर निवेशक निवेश करता है और एक क्रमबद्ध तरीके से निवेश करता है तो हम भी मानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप एक ऐसा स्पेस है जहां एक कॉम्बिनेशन लेके अगर निवेशक चलेगा तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में रिटर्न देख सकता है। ओके, तो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा मौका है स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने का। अब इसमें भी कई तरीके हैं। हम एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करें हेमंत जी, अभी एट द मोमेंट जो एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी स्पेस में अवेलेबल है हमारे पास इस कैटेगरीज में कुछ फंड, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है? क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि पैसिव स्ट्रैटेजी जो है क्या लॉन्गर टर्म में वो बीट कर पाएगी बेंचमार्क को। एक्टिव के साथ भी कुछ ऐसा ही कहा जाता था। तो अभी एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न परफॉर्मेंस? कौन एक दूसरे पर भारी है? देखिए स्वाति, जो डिबेट है एक्टिव वर्सेस पैसिव की ये पहले भी थी, आज भी है और मुझे लगता है आगे भी रहेगी। पर क्योंकि हम स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो इंडाइसेस हम जो देख रहे हैं अभी, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या फिर ईटीएफ हो, वो बहुत ज्यादा उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। निफ्टी 50 की बात अलग है, बट क्योंकि हम इन दो सेगमेंट की बात कर रहे हैं और ये जो दो सेगमेंट है पिछले, जैसा हमने पहले भी बात की कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर इस काफी अच्छी रैली हमने इन दोनों के दोनों ब्रॉड बेस्ड रैली इन दोनों सेगमेंट में हमने देखी है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में आप देखेंगे कि दोनों ने अच्छा किया है, एक्टिवली मैनेज फंड ने भी अच्छा किया है, पैसिवली मैनेज फंड ने भी अच्छा किया है। बट अगर हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एक्टिवली मैनेज फंड ने पैसिवली मैनेज फंड से बेहतर किया। ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों सेगमेंट ऐसे हैं कि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह का आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, किस तरह की आप कॉल लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने ही अच्छा किया है। ऑफकोर्स ऐसे फंड भी हैं जिन्होंने इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म किया और दोनों की बात कर रहा हूं मैं, मिड और स्मॉल में भी, और काफी सारे ऐसे फंड है जिनसे इंडेक्स फंड्स ने बेहतर परफॉर्म किया है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसा आपने कहा कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या पोटेंशियल की अगर हम बात करें यहाँ से, तो वो डिपेंड करेगा अगेन बहुत सारे फैक्टर्स की हमने बात की कि किस तरीके से ये दोनों सेगमेंट परफॉर्म करते हैं और मार्केट की ब्रेथ इन दोनों के अंदर कैसी रहती है। जब भी ब्रॉड बेस्ड रैली होगी ऑब्वियसली इंडेक्स फंड के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो एक्टिवली मैनेज फंड से बेहतर कर सके। पर अगर मार्केट ब्रेथ अगर थोड़ी नैरो होती है, और जैसा हमने पहले भी देखा है लार्ज कैप वगैरह में भी, अगर वो होता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो बेहतर करेंगे। लेकिन किसी भी एक आम निवेशक के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह की चीजों को ट्रैक करना। या तो आप किसी की एडवाइस लेके काम कर रहे हो, या फिर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव हो या पैसिव हो, मुझे लगता है दोनों की जगह पोर्टफोलियो में है। इवन पैसिवली मैनेज फंड में भी अगर आप देखें, चाहे मिड कैप या स्मॉल कैप में, स्पेशली मिड कैप में, अगर आप निफ्टी 50 150 इंडेक्स देख रहे हैं, फिर आप मोमेंटम 50 देख रहे हैं, फिर निफ्टी 50 मिड कैप है, निफ्टी 100 मिड कैप है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक प्रॉपर चॉइस करने की जरूरत है। आप एक, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आप पिछले 1-1.5 साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखें निफ्टी 50 की और निफ्टी नेक्स्ट 50 की, आप देखेंगे कितना बड़ा अंतर है। तो आई थिंक सिलेक्शन क्राइटेरिया, सही सिलेक्शन वहां पे भी एक इशू। पर मेरा ये मानना है हमेशा कि दोनों की जगह है पोर्टफोलियो में। ऑफकोर्स डिपेंड करता है आप
इस तरह के निवेशक हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों ही हो सकते हैं आपके कुछ। तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज आपके पोर्टफोलियो में जगह रख सकती हैं, बस उसका प्रपोर्शन तरीका आपको मालूम होना चाहिए। उमेश जी, क्या खास है एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी का या फिर एक फैक्टर बेस्ड स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी का विद इन पैसिव स्पेस? अगर हम मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करते हैं, क्या नया है, क्या खास है निवेशकों के लिए अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये एक्टिव वर्सेस पैसिव नहीं है। और जैसे ही हम बिकॉज हर किसी के पोर्टफोलियो में, हर निवेशक के पोर्टफोलियो में हमेशा आपको कुछ ऐसा स्पेस मिलता है, ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे उसको कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो उसके पोर्टफोलियो को के लिए पूरक का काम करते हैं। तो पोर्टफोलियो कंप्लीशन के लिए कई बार बहुत ही जरूरी होता है अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में जाते हैं। नाउ जैसे ही हम फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे ही हम, आपने बोला मोमेंटम या क्वालिटी, ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ये एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं हम पैसिव और एक्टिव की डिबेट से, जहां हम कह रहे हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बनाएंगे कि जहां पे आपका जो पोर्टफोलियो का सिलेक्शन होगा, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक इस इंडेक्स में आएगा नहीं आएगा, वो आपको एक क्लैरिटी के साथ रूल बेस्ड अप्रोच पे मिलता है। यहाँ पे देखिए, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर आपके निवेशक के बिहाफ पे एक पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है, कई बार वो वैल्यू स्ट्रेटेजी के साथ करता है। एंड बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्ट्रेटेजी टाइम के साथ ना कई बार चेंज हो जाती है और निवेशक कई बार वहां पे बड़ा ही वो ऐसा महसूस करता है कि मैंने तो कुछ और सोच के निवेश किया था, ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी हो गई। कई बार फंड मैनेजर चेंज हो गया, कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन जब आप पैसिव में आते हो तो पैसिव में जैसे एक इंडेक्स होता है जो कि परपेचुअल है, जब तक रहेगा इंडेक्स तब तक अगर उस पर आपने कोई रूल डाल दिया या फैक्टर डाल दिया, जैसे मोमेंटम और क्वालिटी के बेस पे आपको अगर इंडेक्स को का इतने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, तो वो आपका लाइफ टाइम रहेगा। जब तक वो इंडेक्स रहेगा उसके ऊपर वो रूल हमेशा लागू रहेगा। तो जब भी अगर कोई निवेशक मोमेंटम और क्वालिटी को लेके अगर निवेश करना चाहता है और उसने वो ऐसा कोई फैक्टर चूज कर लिया, तो वो फैक्टर कभी बदलेगा नहीं, चाहे मार्केट का साइकिल बदले या मार्केट में कोई सिनेरियो भी बदल जाए, चाहे वो न्यूज बेस्ड हो या कुछ ऐसा कुछ भी अगर होता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो इंडेक्स कभी बदलेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं निवेशक को एक श्योरिटी मिलती है कि ये मेरा पोर्टफोलियो हमेशा ऐसे ही चलेगा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम क्वालिटी क्यों जरूरी है। देखिए, हर फैक्टर का अपना एक साइकिल होता है, जैसे कि मार्केट के अपने उतार चढ़ाव होते हैं। कभी मार्केट बढ़ते हुए फेज में होता है, कभी गिरता है, कभी वोलेटाइल रहता है। तो हर, जैसे कि मार्केट के साइकिल्स होते हैं, वैसे हर एक मार्केट के उस दौर के लिए एक तरीके का फैक्टर है। उस फैक्टर के बेसिस पे हम स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से साइकिल में कौन सा फैक्टर अच्छा करके। जैसे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम एक ऐसा फैक्टर है जो अमूमन देखा गया है कि जब मार्केट बढ़ता है तो बढ़ते मार्केट में आपका मोमेंटम वाले फैक्टर्स या स्टॉक्स जो कि बढ़ते मार्केट में काफी अच्छा करते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो गिरते हुए मार्केट के अंदर जब आपका मार्केट गिर रहा होता है तो ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है जो क्वालिटी के पैरामीटर्स पे खड़े उतरते हैं, जिसमें आपका रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाता है, डेट और इक्विटी का रेशियो देखा जाता है और अर्निंग पर शेयर देखा जाता है। तो वो उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो बेसिकली ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको मल्टी फैक्टर भी बोलते हैं, जहाँ पे दो बहुत बड़े साइकिल, मार्केट के बढ़ता हुआ मार्केट और गिरता हुआ मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है कि इस दौरान निवेशक के पोर्टफोलियो पे गिरते मार्केट में कम से कम फर्क पड़े और बढ़ते मार्केट में अधिक से अधिक लाभ उसको मिले। जो मिड एंड स्मॉल कैप की जो हम बात करें, इस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट जो, और अभी तो हर सेगमेंट के ऊपर ही फैक्टर्स का भी लॉन्च हो रहा है। राइट, बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपकी पोर्टफोलियो में कैसा रहना चाहिए, कुछ और बारीकियां जानेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी की खास चर्चा चल रही है। मेरे एसेट से उमेश कुमार डैला हमारे साथ हैं, वाइज इन्वेस्ट के हेमंत रस्तगी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, एसेट एलोकेशन के लिहाज से मिड कैप और स्मॉल कैप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। लार्ज कैप की खासियत भी हम जानते हैं, पर स्पेशली तीनों ही कैटेगरीज का एक पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे डिफाइन किया जाए?
साथ ही जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि सबसे पहला डिसीजन आपका होता है कि आप एसेट एलोकेशन कैसे करें, कितना पैसा इक्विटी में लगाएं, कितना डेट में और कितना हाइब्रिड में। ऑफकोर्स वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका टाइम होराइजन और आपका रिस्क प्रोफाइल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिसीजन होता है आपका ये होता है कि तीनों सेगमेंट में आप किस तरीके से अपनी एलोकेशन करें। कुछ निवेशक जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए आसान होता है, बट अमूमन हम कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और आप बहुत ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो थोड़ा सा बायस लार्ज कैप का बना के रखिए और उसके बाद फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। तो मे बी अराउंड ओवरऑल पोर्टफोलियो का 40-45% मिड कैप और स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं और बाकी पैसा लार्ज कैप में। उसमें इन्वेस्ट करने के तरीके की भी हमने बात की। आप एक्टिवली मैनेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसिवली मैनेज भी कर सकते हो, स्मार्ट बीटा फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हो। बट आई थिंक हमें ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों जो सेगमेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की, इसका जो पोटेंशियल है उसमें इतनी क्षमता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को सुधार सकता है। अभी जैसे हम बात करें इन दोनों सेगमेंट की, तो जिस तरह की, जैसे मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से हम कंपनी की अर्निंग ग्रोथ हो रही है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं अभी जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं और उनकी कंपनियां जो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें या न्यू एज कंपनीज की बात कर लें, अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आपका एक्सपोजर इन दोनों सेगमेंट में होना ही जरूरी है। अगेन वो मेरा ये मानना है कि हमेशा आप कितने एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, कितनी समझते हैं कि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप बनाइए। अगर आप वो डिसाइड नहीं कर पाते तो कुछ एक ऐसी कैटेगरीज ऑफ फंड है मेरे हिसाब से, जैसे मल्टी कैप फंड होते हैं जिसमें तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलता है और फिर 25% जो है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करता है, या फिर लार्ज एंड मिड कैप जो फंड हो गए, इस तरह के फंड में भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर जो है आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको खाली एज ए रिस्की सेगमेंट ना देखें, इसके पोटेंशियल को भी देखें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एक्सपोजर है वो इतना हो कि आपको फायदा भी हो और इतना ज्यादा भी ना हो कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को बढ़ा। बिल्कुल। उमेश जी, विद इन पैसिव स्ट्रैटेजी ये भी अब जो स्पेस है वो कुछ छोटा नहीं रहा, क्योंकि एक्टिव डेफिनेटली एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, पर पैसिव भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक नए निवेशक के लिए आप जिस मोमेंटम क्वालिटी फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, हम इंडेक्स की बात करते हैं जिसमें मिड और स्मॉल कैप दोनों ही ऐसी कैटेगरीज का मिश्रण भी अच्छा है। क्या देखकर ऐसे किसी कैटेगरी में या ऐसी किसी स्कीम में निवेश करना चाहिए? कैसे निवेशकों के लिए ये कैटेगरी हो सकती है? किन बातों का ख्याल रखें? कौन से ऐसे लक्ष्य हैं या कौन से ऐसे पर्पज है जिसको सॉल्व करती है इस तरीके की कोई स्कीम? जी, तो स्वाति, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2024 का अगर मैं नंबर देखूं कि शुरुआत से अभी तक किस कैटेगरी में कितना पैसा आया है, निवेशक ने किस कैटेगरी में निवेश किया है, तो 2024 की शुरुआत के बाद से पिछले 4 महीनों में अगर मैं बात करूं तो लार्ज और मिड कैप जो श्रेणी है, लार्ज और मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ 11,340 करोड़ रुपए आया है। मल्टी कैप वाली जो श्रेणी है उसमें कुछ 10,000 करोड़ आया है और फ्लेक्सी कैप वाली जो श्रेणी है उसमें कुछ 9,971 करोड़ रुपए है, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेगमेंट में निवेश होता है, उनमें कम पैसा है। मतलब उनकी बजाय एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी जो है, वो जो संयुक्त तरीके से जो 2-3 कैप्स को इकट्ठा करके जो मल्टी कैप या लार्ज या फ्लेक्सी कैप की बात करें, वहां पैसा ज्यादा है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह डेटा इस बात पे प्रकाश डालता है कि प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक अलग श्रेणी की मौजूदगी होने के बावजूद भी निवेशक उन्हीं फंड्स की तरफ उत्सुक है जो कई मार्केट कैप के साथ एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, जो एक संयुक्त एक्सपोजर जो है वो निवेशक को प्रदान करते हैं। कई बार क्या होता है, निवेशक का सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि चलो ठीक है, मुझे लार्ज, मिड, स्मॉल कैप करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए, कब मुझे एलोकेशन कहाँ पे मूव करना चाहिए, पोर्टफोलियो को कैसे बदलना चाहिए। वो कई बार बहुत जगह, बहुत वाली सिचुएशन में ये ऐसा माहौल बनता है। लेकिन ऐसा पोर्टफोलियो जब ये मार्केट जो है हमें क्लियरली कह रहा है कि सारा जो निवेशक का रुझान जो है वो संयुक्त एक्सपोजर वाली कैटेगरीज में है। अब जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, वहां पे आपके पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, आपके पास क्या बोलते हैं, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है वो है ही नहीं। सो उस कैटेगरी के हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में जहां निवेशक को दोनों का इकट्ठा एक्सपोजर मिल पाए।
तो ये ऑब्जेक्टिव वहीं से आया कि हम ऐसी एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं जहां निवेशक को मिड कैप और लार्ज कैप दोनों का एक एक्सपोजर मिले, जहां पे उसको मार्केट कैप के बेसिस पे हम एक्सपोजर दे। तो हमने जो अभी जो भी एक इंडेक्स है जो हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, बेसिकली ये मिड एंड स्मॉल कैप पे बेस है, जो 100 कंपनीज को सेलेक्ट करता है जिस 400 के यूनिवर्स में से, जिसमें से 50 कंपनीज मिड कैप है, 50 कंपनीज स्मॉल कैप है, जो बेसिकली जिनका जो उनको सेलेक्ट किया जाता है वो उनको किया जाता है 3 पैरामीटर्स पे। सबसे पहला देखा जाता है कि लिक्विडिटी कितनी है, उसके बाद ये देखा जाता है कि उस कंपनी की गुणवत्ता क्या है, जिसको हम लोग बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या कैसी है पोर्टफोलियो की, और उसके बाद देखा जाता है कि उसमें गति कितनी है, मतलब उसके पोर्टफोलियो में उसका जो प्राइस है, जो उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो किस गति से बढ़ रहा है। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हर स्टॉक को एक रैंकिंग देके उसके बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, उनको चुना जाता है इस इंडेक्स के लिए, और उसके बेसिस पे फिर हर 6 महीने में इस इंडेक्स को फिर से रीबैलेंस किया जाता है, और वहां देखा जाता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो पिछले 6 महीने में काफी अच्छा किया है और उनका पोर्टफोलियो में अभी आना बनता है प्योरली जो कि डेटा के बेस पे। तो उन कंपनी को टाइम पे सेलेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको एक कंपेरेटिव टू प्लेन वनीला, अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाते हैं वहां से जोखिम कम है, क्योंकि यहाँ पे 30% स्मॉल कैप है और 70% के आसपास आपको यहाँ पे मिड कैप मिलता है। तो उस तरीके से इंडेक्स को क्रिएट किया गया है कि निवेशक को ज्यादा जोखिम लिए बिना या ज्यादा सोचे बिना एक ऐसा प्रोडक्ट दें जहां पे वो मार्केट कैप के संयोजन के हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में हम उसका निवेश हो पाए। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मार्केट का वॉलेटिलिटी भी है और अभी वैल्यूएशन भी, उसके हिसाब से निवेशक सोच सकता है कि उसको मिड कैप आना चाहिए, उसको कितना प्रतिशत जो है अपना निवेश मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में करना चाहिए। ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ यही है कि हर तरीके का निवेश इक्विटी मार्केट में एक तरीके के जोखिम के साथ आता है। निवेशक को वो जोखिम ध्यान में रखना चाहिए, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका रिस्क प्रोफाइल कितना जोखिम वो उठा सकता है, उसका गोल क्या है, उसके हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में और इस तरीके का जहां पे आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, आई थिंक निवेशक को जरूर इस तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहिए। उमेश जी, बस एक फॉलोअप क्वेश्चन ये होगा, जो ये कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली क्या वो एक ड्यूअल पर्पस सॉल्व कर रहे हैं? क्या ऐसे किसी स्कीम में निवेश करने के बाद आपको सेपरेटली एक मिड कैप और या फिर एक स्मॉल कैप फंड लेने की आवश्यकता नहीं है? आप एक मिड स्मॉल कैप जैसे किसी एक इंडेक्स फंड में निवेश करके एक दोहरा फायदा ले सकते हैं? क्या ये तरीका भी अपनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये तरीका भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि जब हम पैसे की बात करते हैं, पैसिव आपको कहीं ना कहीं बीटा एक्सपोजर देता है जो कि मार्केट का रिटर्न है। स्मार्ट बीटा में आपको वो उससे मार्केट रिटर्न से थोड़ा अधिक अल्फा वहां पे देखने को मिलता है जब आप प्लेन वनीला इंडेक्स के ऊपर देखें। कोई भी निवेशक जो निवेश कर रहे हैं, आज मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं है, बट अगर किसी भी निवेशक का पोर्टफोलियो उठा के देखिए, हर किसी के पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल ही जाएगा। तो वही कॉम्बिनेशन अगर आपको प्री डिसाइडेड मिलता है, जहां आपको पूरी पारदर्शिता है, आप पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा रूल है, और आप ये भी क्लियर है कि ये रूल हमेशा रहेगा, तो उसके बेसिस पे आई थिंक ये कुछ हद तक उस तरीके के मकसद को भी पूरा करता है कि अगर निवेशक को मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना है, उसको समझ नहीं है कितना प्रतिशत कहाँ होना चाहिए, उसके बेसिस पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो काफी बेहतर साबित हो सकते हैं निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल। तो ये हमने समझा एक खास कैटेगरी के बारे में जिसमें स्मॉल और मिड कैप दोनों का ही एक अच्छा मिश्रण है। स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में कैसे शामिल की जाए, एक्टिव या पैसिव स्ट्रैटेजी, दोनों की जगह आपके पोर्टफोलियो में है, क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी है, ना कि एक्टिव वर्सेस पैसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। धन्यवाद करेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स का, उमेश दहला जी और साथ ही हेमंत रुस्तगी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी।